नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 16 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। भारत का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया? प्रश्न गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केले को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। बिसोलिम आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के जीआई टैग के लिए आवेदन किया। मेंदोली बनाना गोअर्स एसोसिएशन इब्राहिमपुर पेरलेम ने मोहरी केले को जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। वहीं हरमल पेरनेम चिल्ली गोअर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। जीआई टैग के बारे में भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। एक जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। ग्रोफियल इंडिकेशंस रजिस्ट्री का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में, और गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने, डॉक्टर वी के पाल ने, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डॉक्टर वी के पाल ने। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्रियान्वयन तंत्र पर चर्चा हुई। वी के पाल की अगुवाई वाली समिति ने टीकाकरण के वितरण तंत्र पर विचार विमर्श किया। इसमें विशेष रूप से अंतिम छोर तक आपूर्ति के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पर नजर रखना भी शामिल है। कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के चयन के लिए व्यापक मानदंडों पर किया गया विचार विमर्श बैठक का प्रमुख विषय था। अन्य प्रमुख विषय में कोविड-19 वैक्सीन के लिए खरीद तंत्र, टीकाकरण के लिए जनसंख्या समूह की प्राथमिकता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और वैक्सीन के वित्त पोषण के विभिन्न विकल्प शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया? प्रश्न भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। युवा इनोवेटर्स को जो सितंबर 2.0 का हिस्सा हैं, SEP 2.0 का हिस्सा है, उन्हें मेंटर सपोर्ट्स, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सपोर्ट्स एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेमेंट भी मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैनल लॉन्च किया? प्रश्न रिलायंस फाउंडेशन, इंस्टाग्राम, एयरटेल पेमेंट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है।
भारत में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों की सहायता करेगी, जो लिंग डिजिटल विभाजन को बंद करने और व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। WGDP रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर WCC की भारत विशिष्ट अभिव्यक्ति बनाएगा। इसके साथ ही यह पिछले WGDP WCC राउंड से मिले अनुभव को भी शामिल करेगा। विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी पहल को फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा शुरू किया गया था। यह 2025 तक दुनिया भर के विकासशील देशों में लगभग 50 मिलियन महिलाओं तक पहुंचकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है। यह पहल 3 सितंबर पर केंद्रित है। कार्यबल में समृद्ध महिलाएं, उद्यमी के रूप में सफल महिलाएं और अर्थव्यवस्था में सक्षम महिलाएं। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं नीता एम अंबानी। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कार्यवाहक प्रशासक हैं जॉन वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लैब से पोलियो को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन है LIC, DRDO, इसरो, ICMR। इसका सही आंसर है LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने लैब से पोलियो को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैब्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। इस योजना के तहत विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसीज को कुछ नियमों और शर्तों के तहत पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। हालांकि यह चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियासत नहीं दी जा रही है, लेकिन अन्य उच्च जोखिम वाली योजनाओं के अलावा विलंब शुल्क में कुछ रियायतों की अनुमति दी जा सकती है। जिन पॉलिसीज ने प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चूक की है और पुनरीक्षण की तारीख के अनुसार पॉलिसी अवधि पूरी नहीं की है, वे अभियान के दौरान पुनर्जीवित होने के पात्र हैं। यह अभियान उन पॉलिसी धारकों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी। कवर को बहाल करने के लिए हमेशा पुरानी पॉलिसी को पुनः शुरू करना बेहतर समझा जाता है। LIC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने की हिन कॉरपोरेशन निशिन कोंगेओका लिमिटेड, सोवा कॉरपोरेशन और इताची ऑटोमेटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावित संयोजन को कंपनी मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की हिन कॉरपोरेशन निशिन कोंगेओका लिमिटेड, सोवा कॉरपोरेशन और इताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावित संयोजन कंपनी मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और इताची लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए आवेदन दिया था। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड एक सीमित देयता है संयुक्त स्टॉक निगम जापान में हुआ था। यह विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादों के विकास, निर्माण और विपणन में लगी हुई है। कि हिन कॉरपोरेशन जो वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और प्रणालियों का विकास और निर्माण करने में लगी हुई है, जापान में निगमित कंपनी है। निशिन कोंगेओका लिमिटेड वाहन ब्रेक पार्ट्स बनाती है और जिसे जापान निगमित किया गया है। सोवा एयरक्राफ्ट प्रिकशन वर्क्स लिमिटेड मोटरसाइकिल और हाइड्रोक्लिक कलपुर्जों, मोटर वाहन कलपुर्जों, ड्राइव ट्रेन कलपुर्जों और स्टीयरिंग सिस्टम कलपुर्जों में श्रेणीबद्ध है। हिताची ऑटोमोटिव सिस्टम्स लिमिटेड पावर ट्रेन सिस्टम, चेसिस सिस्टम और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली आदि का विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के व्यवसाय में लगी हुई है। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं सुकुमार गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसको सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? प्रश्न है सुनील बजाज, ओम प्रकाश मेहरा, सोमा मंडल, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सोमा मंडल को। सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। मंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वह नालको भुवनेश्वर में निदेशक थी, जिन्होंने नालको की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभाल कर इतिहास रचा था। सेल की मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रोज ओल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, दलाई लामा, इनमें उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दलाई लामा। तिब्बत आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रोज ओल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। बुक के बारे में इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। यह उनके बच्चों के लिए समर्पित 2019 के प्रकाशन द सीड ऑफ कंपेजन लेसन फॉर द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा उनकी आत्मकथा और दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है। 2018 में इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस द दलाई लामा इन कन्वर्जन विद लीडिंग थिंकर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रकाशित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? प्रश्न इराक, इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका आंसर है इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण सतल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया। एरोस्पेस के बारे में एरो 2 के बारे में एरो 2 इंटरसेप्टर ने स्पैरो टारगेट मिसाइल को शामिल किया, जो एक सतह से मिसाइल तक लंबी दूरी तक मार करने वाली भी है। इसका नियोजित प्रक्षेपवक्र का प्रदर्शन किया गया। यह प्रणाली शीर्ष स्तरीय एकीकृत इजरायली शील्ड के रूप में काम करेगी, जिसे विभिन्न मिसाइल सेलोबस का सामना करने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के लिए तैयार किया गया। एरो 2 एक बहुस्तरीय प्रणाली है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। एरो 2 को शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट की रक्षा के लिए बनाया गया है और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार्च 2000 में पेश किया गया था। नई पीढ़ी के लिए एरो 2 सिस्टम को एरो 3 इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिद्धांत का एक हिस्सा है, जिसमें आयरन डोम, एक शॉर्ट रेंज एंटी रॉकेट सिस्टम और डेविड स्लिंग एक मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल शामिल है। रक्षा प्रणाली जो वायुमंडल के बाहर से खतरों का बचाव कर सकती है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवी रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। महाराज का आखिरी प्रश्न है जाने माने खेल पत्रकार जी.के. मनन का जन्म कितने वर्ष की आयु में हो गया? 93 वर्ष, 95 वर्ष, 93 वर्ष, 99 वर्ष। इसका आंसर है 93 वर्ष। वरिष्ठ खेल पत्रकार जी.के. मनन का जन्म 93 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के लिए एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1952-1953 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।